शेक्सपियर ने एक समय पूछा, नाम में क्या रखा है? बहुत कुछ, विशेषकर जब बात आपके आवास या जिस आवासीय सोसाइटी में आप रहते हो उसके नामकरण की हो। अब ध्यान से इन नामों पर दृष्टि डालिएगा। द व्हाइट हाउस, कैपिटल एथेना, नाइट्स ब्रिज इत्यादि। ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, ये किसी रोमांचक स्पाई थ्रिलर के कोई कोड वर्ड नहीं है। ये हमारे कुछ भारतीय आवासीय सोसाइटी के नाम है। रिप जीन्स या ऊट पटांग इंस्टाग्राम रील्स की भांति यह भी एक ऐसा ट्रेंड है जो चर्चा में उतना भले ना हो, परंतु अतार्किक भी है और कई मायनों में चिंताजनक भी। जिस देश में नाम लगभग अनंत हैं, वहां अपनी आवासीय सोसाइटी का ऐसा नामकरण किसी आश्चर्य से कम नहीं है। बात केवल शब्दों के चयन के बारे में नहीं है, यह उनकी विरासत के बारे में है। यह एक ऐसा औपनिवेशिक हैंगओवर है जिससे छुटकारा पाने के लिए हम भारतीय अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्र कोई भी हो, आवासीय सोसाइटी का ऐसा नामकरण करने की प्रवृत्ति न केवल अनुचित है अपितु अस्वीकार्य भी। तो नमस्कार मित्रों, और आज हमारी चर्चा होगी विभिन्न आवासीय सोसाइटी के अजब गजब नामकरण एवं इसके दुष्परिणामों की। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों विविधता का भंडार होने के बाद भी हमारे देश के आवासीय सोसाइटी नामकरण में विदेशी नामों का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। परिवर्तन हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है। प्रत्येक वर्ष के साथ हमारी जीवन शैली, आवास संबंधी प्राथमिकताओं और जिन चीजों को हम प्रिय मानते हैं उनमें सूक्ष्म बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे शहर कैसे विकसित हुए, कैसे वे गांवों से व्यस्त महानगरों में बदल गए और इस यात्रा में हाउसिंग सोसाइटीज ने कैसे भूमिका निभाई? 1950 में भारत के गणतंत्र में परिवर्तित होने से पूर्व शहरी जीवन दुर्लभ था, या यूं कहिए लगभग नगण्य। मुट्ठी भर औपनिवेशिक क्षेत्रों के अलावा हमारे अब तक के अधिकांश प्रतिष्ठित शहर कभी गांव हुआ करते थे जो धीरे धीरे संपन्न जिलों या नगरों में परिवर्तित हुए। दिल्ली, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, काशी, प्रयागराज सभी इस उल्लेखनीय विकास के अद्वितीय प्रमाण हैं। शहरीकरण के बारे में चंडीगढ़, बॉम्बे और मद्रास, जो अब मुंबई और चेन्नई हो चुके हैं, के अतिरिक्त कोई विशेष उदाहरण न सुनने को मिलता था और न ही देखने को। 1990 से पूर्व अपार्टमेंट कल्चर तो भारत में बहुत ही सीमित था। अधिक से अधिक दुमंजिला मकानों के समूह वाली कॉलोनी होती थी, परंतु विशाल गगनचुंबी अपार्टमेंट गिन चुन के ही देखने को मिलते थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग शहरों की ओर आने लगे, उपलब्ध शहरी स्पेस कम होने लगा। अब मान लीजिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 100 लोग या 10 परिवार रहते हो। अचानक से बाद 200 लोग अथवा 20 से 40 परिवारों का समूह रहने लग जाए तो निसंदेह भूमि तो रबर बैंड है नहीं, जिसे जितना लंबा चाहो उतना खींच लो। इसी कमी के कारण अपार्टमेंट संस्कृति का उदय हुआ। प्रारंभ में मुख्य रूप से मुंबई, चेन्नई, यहां तक कि नई दिल्ली जैसे आकर्षक शहरों तक सीमित था, जिन्होंने इस बदलाव को अपनाया था। परंतु धीरे धीरे यह चलन अन्य शहरों में भी फैलने लगा और शहरी जीवन की परिभाषा शनै शनै बदलने लगी। इस बदलाव को बेहतर ढंग से समझने हेतु हमें बेसिक अर्थशास्त्र भी समझना होगा। डिमांड और सप्लाई की सदियों पुरानी नियम यहां भी लागू होती है। जैसे जैसे शहरी क्षेत्रों में अधिक लोगों ने आवास की मांग की, हाउसिंग सोसाइटी की मांग बढ़ती गई। डेवलपर्स ने इस मांग को हाथों हाथ लिया और जल्द ही यह हाउसिंग सोसाइटी हमारे शहरी परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बन गई। तो फिर समस्या कहां है? समस्या है इनके नामों में। बस एक क्षण रुककर गूगल पर अच्छी तरह से स्थापित हाउसिंग सोसाइटीज के नाम देखें, जिन्होंने 2 दशकों से अधिक समय से हमारे शहरों की शोभा बढ़ाई है। इनमें कोई समानता दिखी आपको? असल में 2010 तक जितने भी सोसाइटी निर्मित हुए, उनमें से अधिकांश के नाम ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक स्वदेशी रंग है, थोड़ा बहुत अपनेपन की भावना है। साहित्य सहवास, संस्कृति अपार्टमेंट्स या अंसल्स नीलपदम जैसे नाम हमारे देश की संस्कृति से काफी मेल खाते हैं एवं हमारी विरासत और पहचान का अद्वितीय प्रमाण है। अब आज के समय में विला, मैंशन, एस्टेट, बुलवार्ड, बेलवेडर, आइल और रॉयल ग्रीन्स भी आपने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। ये कुछ ऐसे वाक्यांश है जिनका उपयोग भारतीय रियल एस्टेट में आवासीय परियोजनाओं के नाम रखने हेतु किया जाता है। तो विहार और नगर जैसे मूल नाम कहां गायब हो गए? असल में बाहरी चकाचौंध और लाभ की अंधी रेस में सोसाइटी के नामकरण की बलि चढ़ा दी गई है। हमारे पास द व्हाइट हाउस, द फ्रेंच अपार्टमेंट, बुर्ज नोएडा, कैपिटल एथीना और द ग्रैंड वेलिंगटन जैसे नाम हैं, जिनके नामों में दूर दूर तक अपनापन नहीं दिखता। यदि इससे भी आपका खून नहीं खौले तो यह भी जान ले कि एटीएस नाइट्स ब्रिज जैसी नाम वाली आवासीय सोसाइटी भी उपलब्ध है। विदेशी नामों से यह कैसा मुंह है भाई? जहां 2 कोस में बदले पानी और 4 कोस में बानी,
वहां अब नामों का अभाव कैसे होने लगा? वैसे भी ये अभी मैंने केवल नोएडा के कुछ पॉश सोसाइटियों का केस स्टडी बताया है। अब भारत के संपूर्ण शहरी परिदृश्य की कल्पना करें तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। पश्चिमी और अरब जगत से प्रेरित नामों के प्रति भारतीय बिल्डरों की आसक्ति का क्या कारण है? क्या हम अपने समाज के लिए सार्थक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नामों से वंचित हैं? काशी कुटुंब या कौशल सहवास जैसे नाम रखने से कुछ बिगड़ जाएगा क्या? या फिर अद्वैत सोसाइटी फॉर इंस्टेंस? आखिर क्या बुराई है इन नामों में? अगर ऐसे ही जारी रहा तो आगे क्या होगा भाई? द आईफिल टावर अपार्टमेंट्स, लंदन ब्रिज लिविंग या टावर ऑफ लिबर्टी रेजिडेंसेस बनेंगे, या फिर अल दुबई या अलादीन टावर जैसे नामों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लक्षण तो हमें तभी समझ जाने चाहिए थे जब कई पॉश सोसाइटी, विशेषकर दिल्ली एनसीआर में ताड़ के वृक्षों को बढ़ावा मिलने लगा। अब आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर इसका क्या कनेक्शन? दिल्ली के अधिकारों के लिए खास तौर पर ताड़ के पेड़ वरदान बनकर आए हैं। वे सौंदर्य की दृष्टि से आंखों को भाते हैं, ज्यादा जगह नहीं घेरते हैं और विभिन्न उद्देश्यों से एनसीआर में काटे जाने वाले पेड़ों के विकल्प के रूप में आसानी से लगाए जा सकते हैं। परंतु क्या यह हमारी वनस्पति यानी बायोडायवर्सिटी के लिए भी उतना ही लाभकारी है? बिल्कुल भी नहीं। ताड़ के पेड़ देशी चंदवा के पेड़ों के समान कार्बन का अनुक्रम नहीं करते हैं। वास्तव में वे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन भी नहीं करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उस दर पर अवशोषित नहीं होती है जिसकी आवश्यकता है। इसी कारण से दिल्ली में भी काफी गर्मी बढ़ती है। ताड़ के पेड़ ज्यादा छाया भी नहीं प्रदान करते। इसके साथ साथ उनके पास वन्य जीवन हेतु घोंसले बनाने हेतु शाखाएं भी नहीं है और स्थानीय जीवों को खिलाने के लिए फूल या फल भी नहीं होते। विदेशी वनस्पतियों के प्रति इस अजीब आसक्ति की भांति हमारे आवासीय समाजों के नामों में देखे जाने वाली प्रवृत्ति भी काफी चिंताजनक है। ये प्रवृत्ति न केवल अनुचित है अपितु अस्वीकार्य भी। आधुनिकता और समृद्धि की हमारी खोज में यह आवश्यक है कि हम अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को ना भूलें। हमें अपनी हाउसिंग सोसाइटी के नामकरण पर इस तरह से गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए जो हमारे राष्ट्र की सुंदरता और विविधता को दर्शाता हो। नाम केवल लेबल नहीं है, ये इस बात का गहरा प्रतिबिंब है कि हम कौन हैं और हमारे मूल सिद्धांत क्या हैं। हमारी हाउसिंग सोसाइटी स्थानीय संस्कृति, इकोलॉजी और पहचान को संरक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण हो सकती है। अब समय आ चुका है कि हम अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करें और ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़े जहां हमारे द्वारा चुने गए नाम हमारी भूमि के सार के अनुरूप हो।